नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और खबरों की शुरुआत करेंगे 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। हम सबसे पहले देश की खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी जाएंगे और बरेका से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाली रूट पर जगह जगह बैरिकेडिंग, साफ सफाई समेत अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति दोपहर करीब 1 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट से सीधे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर जाएंगे। एयरपोर्ट से निकलकर राष्ट्रपति सीधा बरेका जाएंगे। इसी दिन शाम को बरेका से निकलकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इधर राष्ट्रपति के काशी आगमन को लेकर अस्पतालों में जहां सेफ हाउस बनाया जा रहा है, वहीं वाराणसी के साथ ही चंदौली, गाजीपुर से एम्बुलेंस और चिकित्सकों की टीम भी मुस्तैद रहेगी। बरेका से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाले रूट पर जगह जगह बैरिकेडिंग, साफ सफाई सहित अन्य तैयारियां पूरी कराई जा रही हैं। 5 जून को ही राष्ट्रपति देर शाम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वाराणसी आगमन को लेकर शुक्रवार को एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग की बैठक हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के काशी दौरे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्तावित शहर भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए आज रूट डायवर्जन लागू किया है। तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और प्रशासन भी मुस्तैद है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से कई मजदूर झुलस गए। इस हादसे में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया, जहां बॉयलर फटने से कई मजदूर झुलस गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि अभी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। यह हापुड़ के धौलाना थाना के यूपीएसआईडीसी की घटना है। आसपास के लोगों का कहना है कि यह धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई। वहीं आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि एक औद्योगिक इकाई में उपकरण बनाने का कारखाना है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। फॉरेंसिक और अन्य टीमें जांच कर रही हैं। हादसे में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम ने लिखा कि उत्तर प्रदेश की हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के इलाज और दूसरी हर संभव सहायता में राज्य सरकार तत्परता से जुटी है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया। तो केमिकल फैक्ट्री में कैसे ये हादसा हुआ, वहीं बॉयलर फटने के पीछे की क्या कुछ वजह रही है, कौन इसके पीछे दोषी होगा, फिलहाल ये जांच में निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये तमाम हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर नजर रखने की जरूरत है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम कसने की कोशिशों में जुटा है, जिसके तहत अंबाला में पुलिस ने दबिश देकर एक मकान से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। क्या कुछ इस दौरान रहा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। अंबाला में पुलिस ने एक घर पर दबिश देकर एक मकान से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। बरामद की गई शराब में कुल 113 पेटी शराब है, जिसमें 43 पेटी अंग्रेजी, 67 पेटी देसी और 2 पेटी बियर की हैं। अंबाला पुलिस ने शहर की छोटी सब्जी मंडी के पास शराब का अवैध कारोबार करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक के घर से बरामद शराब से ऐसा लगता है मानो घर पर ही शराब का पूरा ठेका खोल रखा हो। बहरहाल अंबाला पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहाँ से हमें 67 पेटी तो देसी की मिली है, जो कि हाफ भी है, क्वार्टर भी है, और 43 पेटी इंग्लिश की है, जो अलग अलग मार्का है, जिसमें भी हाफ है, क्वार्टर है और बोतल है, और 2 पेटी बियर की ये मिली है। और इसकी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में आरोपी के साथ और किस किस की संलिप्तता पाई जाती है। तो पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अभय चौटाला ने जेजेपी पर निशाना साधा। राज्यसभा चुनाव को लेकर अभय चौटाला ने जेजेपी पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने पूर्व मंत्री विनोद शर्मा से सौदेबाजी की है। देखिए रिपोर्ट।
हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी हर दिन बढ़ रही है। अब अभय चौटाला ने जेजेपी पर निशाना साधा है। अभय चौटाला का कहना है कि जेजेपी ने हरियाणा के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा से सौदेबाजी की है। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने अपने 10 विधायकों की बोली लगा दी है और ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा कि जेजेपी के विधायकों की कितनी बोली लगी है। राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी आपको सुनने में आएगा बहुत बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग होगी। ये जेजेपी वाले जो है बिना पैसे के बिना किसी का भी साथ नहीं देते। अब इन्होंने विनोद शर्मा की जेब में भी हाथ डाल रखा है। वहाँ से कितना माल लेंगे इस बात का मुझे पता लग जाएगा और फिर खुलासा करूंगा कि कितने में बिके हैं। अभय चौटाला ने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के मामले को लेकर वो जल्द ही उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से ओम प्रकाश चौटाला को राहत जरूर मिलेगी। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो जंग है वो दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान अभय चौटाला जेजेपी पर निशाना साधते नजर आए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब कांग्रेस की हालत बेहद खराब हो चुकी है और लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच एक बार फिर पंजाब कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। देखिए, पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो एक बार फिर से पंजाब की कांग्रेस इकाई को बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके चलते बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की थी। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका, बलवीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत सिंह कांगड़ और सुंदर श्याम अरोड़ा का नाम सामने आया है। और एक वीडियो सुनील जाखड़ ने अपने पंचकुला आवास पर उनके साथ बैठे पूर्व मंत्रियों का साझा भी किया। अब पंजाब कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सभी नए शामिल किए गए नेता जमीनी स्तर के नेता हैं और इनका पार्टी कार्यकर्ताओं से गहरा संबंध है। वेरका जहां कांग्रेस का दलित चेहरा थी, वहीं अरोड़ा पीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सिद्धू और कांगड़ प्रमुख जाट सिख नेता हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश एक प्लेटफॉर्म थले आया हो और देश के लोग बांटे ना जाए। देश तो इसी के साथ पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के जो कभी कद्दावर नेता रहे थे वो आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला में युवती पर हमला करने वाले सिरफिरे आशिक की मौत हो चुकी है। सिरफिरे आशिक का शव करनाल से बरामद किया गया। देखिए, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। अंबाला की इस युवती पर हमला हुए अभी कुछ दिन बीते ही थे कि सिरफिरे आशिक की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल सिरफिरे आशिक ने 2 जून की रात को अंबाला में इसी युवती पर जानलेवा हमला बोला था। पूरा मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा था। वहीं घटना के 2 दिन बाद सिरफिरे आशिक का शव करनाल की रास रेसिडेंसी स्थित रूम में फांसी के फंदे पर लटका मिला। अमन के परिवार वालों की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे। सीन ऑफ क्राइम टीम पहुँच चुकी है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद कल सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई। अंबाला में अभी परिवार वाले बता रहे हैं कि उसके खिलाफ FIR लॉन्च है अमन की मृतक। हाँ, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके बारे में अभी क्लियर कुछ नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगा? हाँ जी, अभी सीन ऑफ क्राइम टीम की इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद इसको डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगा। वहीं अमन के परिजनों का आरोप है कि जिस युवती पर अमन ने हमला किया था वो युवती अमन के साथ करनाल में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। अमन के परिजनों ने युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनानगर में आग से कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि इससे जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घर जरूर राख में तब्दील हो गए। देखिए ये पूरी खबर। यमुनानगर में आग से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। हालांकि इससे जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घर जरूर खाक हो गए। गर्मियों के इन दिनों में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही और यमुनानगर में ऐसी घटना हुई है जिससे कि कई लोग बेघर हो गए। आगजनी से ना जाने कितनी आशियाने उजड़ गए हैं, कितना नुकसान भी इस गर्मी में इस आग से हो रहा है। इस आग ने कितना नुकसान किया होगा ये कल्पना करना भी मुश्किल सा हो गया है। यमुनानगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कूड़ा बीनने वाली एक बस्ती में भीषण आग लग गई थी। आग से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। इन झोपड़ियों में रखा सारा सामान, जिसमें कूलर, फ्रिज, पंखे तक शामिल थे, सभी के सभी जलकर राख हो गए।
हालांकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट जरूर बताया गया है। अब ये लोग खुले आसमान में जीने को मजबूर हैं। अब ऐसे में प्रशासन इनकी मदद के लिए क्या करता है, ये देखने वाली बात जरूर है, क्योंकि ये लोग अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो यमुनानगर में जहां पर झुकी झोपड़ियां थी वहां पर अचानक आग लग जाती है। आग लगने के पीछे की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, लेकिन इसी दौरान कई गरीबों के आशियाने उजड़ गए हैं। अब ऐसे में प्रशासन की ओर उम्मीद भरी नजरों से वो देख रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ उनकी मदद करता है। चलिए अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हरियाणा के एक स्कूल संचालक ने धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने स्कूल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हरियाणा के एक स्कूल संचालक ने धमकी देने का आरोप लगाया। गुरुग्राम के रहने वाले स्कूल संचालक ने बताया कि शुक्रवार को उसके फोन पर कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के व्यक्ति का फोन आया और उसने सोमवार को उसे उठा लेने की धमकी दी। स्कूल संचालक ने पूछा कि वो कौन है और क्यों उसको धमका रहा है, तो धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि सोमवार को तुझे उठाने के बाद बता दिया जाएगा। इसके बाद फोन काट दिया गया। जब स्कूल संचालक ने दोबारा इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो फोन नहीं मिल सका। स्कूल संचालक ने मामले को लेकर फरूखनगर थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद से ही इस पर कुछ कहा जा सकेगा। लॉरेंस बिश्नोई इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसका नाम भी सामने आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। तो स्कूल संचालक की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन देखना यह होगा कि इस धमकी के पीछे किसका हाथ निकलता है। शक जताया जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ओर से किया गया है। चलिए रुक करते अगली खबर का। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शानदार आगाज हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया और इस दौरान हरियाणा बीजेपी के तमाम दिग्गज भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पंचकुला में रंगारंग आगाज हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। इस दौरान समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीत प्रमाणिक भी मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरियाणा की खेल नीति समेत खिलाड़ियों की सराहना भी की। इसके साथ ही हरियाणा को 2336 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिली। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 997 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर में बनने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय मेडिकल कॉलेज समेत 2 और कॉलेज का शिलान्यास किया। इसके अलावा फतेहाबाद में 2800 मेगावाट गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के लिए जलापूर्ति चैनल प्रणाली के निर्माण की भी आधारशिला रखी गयी। कुल मिलाकर खेलो इंडिया के आगाज का दिन हरियाणा के लिए वाकई में खास रहा। तो खेलो इंडिया का आगाज हो चुका है और ऐसे में 8000 से ज्यादा खिलाड़ी खेलो इंडिया में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे और उनकी ओर से खेलो इंडिया का आगाज किया गया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। झज्जर में एक महिला थानेदार को रिश्वत की रकम के साथ विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिला थानेदार की अदालत में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। झज्जर महिला थाने की एक थानेदार रिश्वत की रकम के साथ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है। आरोपी महिला थानेदार ने झज्जर के ही एक गांव के एक व्यक्ति से किसी मामले में रिश्वत के नाम पर 50,000 रुपए मांगे थे। 30,000 की रकम महिला थानेदार को दे दी गई थी, लेकिन आरोपी महिला बाकी के पैसों को लेकर लगातार दबाव बना रही थी। आखिर में पीड़ित ने शिकायत की और शिकायतकर्ता की शिकायत पर विजिलेंस विभाग की टीम ने आरोपी थानेदार महिला को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। जानकारी के अनुसार झज्जर के गांव कोयलपुर निवासी राजवीर नाम के एक व्यक्ति का महिला थाने में कोई मामला था। इसी मामले को लेकर आरोपी महिला थानेदार उसे झूठे केस में फंसाने की बात कह रही थी। वहीं मामले में एसपी झज्जर का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। आखिरकार आरोपी महिला थानेदार के दबाव से परेशान होकर राजवीर ने मामले की शिकायत सोनीपत विजिलेंस विभाग में दी। उसकी शिकायत पर ही विजिलेंस विभाग की टीम हरकत में आई और महिला थानेदार पूनम को राजवीर से ले गई। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा और क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की।
ब्राजील के पूर्वोत्तर इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण करीब 128 लोगों की मौत हो गई है और हजारों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। देखिए, ब्राजील के राज्य परनाम्बुको की राजधानी रेसिफे और उसके महानगरीय क्षेत्र में भारी बारिश के बाद मरने वालों की संख्या करीब 130 के पार जाने को है। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। परनाम्बुको के गवर्नर पाउलो कमारे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 9,300 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है और 34 नगर पालिकाओं ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। गवर्नर ने कहा कि संभावित बचे लोगों के बचाव के प्रयास समाप्त हो गए हैं। पिछले सप्ताह से भारी बारिश दर्ज की गई है, जो सप्ताह के अंत में और ज्यादा तेज हो गई है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। सिविल डिफेंस अधिकारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया था कि परनाम्बुको में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण करीब हजारों लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा है। सरकार ने राहत कार्यों में मदद करने और प्रभावित परिवारों की सहायता करने के लिए टीमों को ग्रेटर रेसिफ में स्थानांतरित करने के लिए रक्षा और नागरिकता मंत्रालयों को भी साथ में लाने की बात कही। तो ब्राजील में भारी बारिश का कहर यहां पर देखने को मिला है। प्रशासन की ओर से कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई और इस पर पीटीआई ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला शुरू करने पर विचार कर रही है। सरकार पिछले महीने यहां एक विरोध प्रदर्शन के दौरान फेडरेशन पर हमले की साजिश रचने के लिए इमरान खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला चलाए जाने पर विचार कर रही है। वहीं सरकार पर समय पूर्व चुनाव के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से 25 मार्च को ये मार्च निकाला गया था। हालांकि अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़प हुई। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार इमरान खान और अन्य के खिलाफ उचित कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है और गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्रियों महमूद खान और खालिद खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है। तो ऐसे में पीटीआई की ओर से शहबाज शरीफ सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के जो समर्थक है वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को वापस दिया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन पूरे होने के बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अलग अलग देशों से समर्थन मांगने में जुटा है। यूक्रेन ने भारत से कहा है कि जंग खत्म होने के बाद वो यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी बने। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन हो गए हैं और यूक्रेन लगातार अलग अलग देशों से रूस के खिलाफ समर्थन मांग रहा है। यूक्रेन ने भारत से कहा है कि जंग खत्म होने के बाद वो यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी बने। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन ने कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर इस बारे में भारत के साथ संपर्क साधा है। यूक्रेन उम्मीद कर रहा है कि जंग के बाद बुनियादी सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाने के काम में भी भारत मदद करेगा। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के लिए पोस्ट वॉर सिक्योरिटी और पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन ये दोनों बेहद अहम मुद्दे हैं। साथ ही दवाएं, तकनीकी और आर्थिक मदद की भी वो भारत से उम्मीद कर रहा है। अब तक भारत वहां 230 टन दवाई और मानवीय मदद से जुड़ी अन्य चीजें भेज चुका है। इनमें से सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनियों से दी गई मदद भी शामिल है। दवा कंपनियों ने 7 से 8 मिलियन डॉलर की मदद भेजी है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके हेडक्वार्टर्स तो भारत में हैं, लेकिन ऑफिस यूक्रेन और पूर्वी यूरोप में है। यूक्रेन की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जिन देशों ने रूस का समर्थन किया है वो देश कम से कम यूक्रेन का थोड़ा साथ दे ताकि यूक्रेन की जो हालत है वो स्थिर हो सके। रुक करेंगे अगली खबर का। बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर के निर्मल टिम्बर के नाम से आड़त चलाने वाले अग्रसेन चौक निवासी प्रसाद कंबोज से रंगदारी की मांग की गई है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, हरियाणा के व्यापारियों से रंगदारी मांगने का सिलसिला नहीं थम रहा। यमुनानगर के निर्मल टिम्बर के नाम से आढ़त चलाने वाले अग्रसेन चौक निवासी प्रशांत कंबोज से रंगदारी मांगी गई। उनकी व्हाट्सएप पर 20 लाख रुपए की रंगदारी के लिए मैसेज आया।
ये मैसेज इंटरनेशनल नंबर से किया गया। धमकी मिलने के बाद से ही व्यापारी प्रशांत दहशत में है। फिलहाल पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि व्यापारी की ओर से शिकायत दिए जाने के बाद तुरंत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कहा कि किसी व्यक्ति ने गैंगस्टर की प्रोफाइल फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। धमकी दी थी कि पैसे न दिए जाने पर जान से मार देंगे। बताया गया कि इस मामले में टेक्निकल टीम और सीआईए की टीम ने एक्शन लेते हुए बीए फाइनल के छात्र को गिरफ्तार किया है, जो कि तेजली गांव का रहने वाला है। अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि व्यापारी की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है, इसलिए मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में आरोपी तक पुलिस की टीमें पहुंची, गिरफ्तार किया गया, जांच जारी है। तो व्यापारी से रंगदारी मांगी गई और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन आरोपी से अभी भी पूछताछ की जा रही है ताकि इससे जुड़े तार और भी सामने किए जा सके। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा को जल्द नया विधान भवन मिलने की उम्मीद है और इसी के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में साइट का मुआयना किया। देखिए। हरियाणा को जल्द नया विधान भवन मिलने की उम्मीद है। इसी के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में साइट का मुआयना किया। इस दौरान खबरें अभी तक ने उनसे खास बातचीत की। हरियाणा को अपना विधान भवन मिलने की ओर सरकार की ओर से एक और कदम आगे बढ़ाया गया। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जमीन देने की अनुमति के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर ने कलाग्राम में साइट का मुआयना किया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फाइनल जो परसों बैठक हुई थी उसमें 3 साइट्स उन्होंने हमें ऑफर की थी कि ये 3 साइट्स हैं, इनमें से आप कोई चॉइस करिए। आज वो साइट्स को देखने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये जो यहाँ पर आए थे और हमने ये जो जगह देखी है, ये जो आईटी पार्क रोड है, जो मैं समझ। बहरहाल अब साइट फाइनल करने के बाद बाकी फॉर्मेलिटीज जल्द पूरी होगी और उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन को प्रपोजल भेजा जाएगा। अनिल मोर, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। तो आपको बता दें चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 3 ऑप्शंस दिए गए थे और उनमें से एक ऑप्शन फाइनल किया जाएगा, जिसके बाद नया विधान भवन बनेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। चरखी दादरी में सब्जी मंडी के आढ़तियों ने मंडी गेट पर ताला जड़ते हुए रोष प्रदर्शन किया। आढ़तियों ने काली पट्टी बांधकर धरना दिया। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्यों उनकी ओर से धरना दिया गया, देखिए 1 मिनट पूरी खबर में। हरियाणा सरकार की ओर से सब्जी मंडी आढ़तियों पर 2% टैक्स हटाने की घोषणा के बाद भी टैक्स लगाने और गेट पास काटने के विरोध में सब्जी मंडी के आढ़तियों ने मंडी गेट पर ताला जड़ते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आढ़तियों ने काली पट्टी बांधकर धरना भी दिया। हरियाणा सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन जांगू की अगुवाई में आढ़तियों ने काली पट्टी बांधकर गेट पर धरना दिया था। इस दौरान सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया। गेट पास कच्चे माल पर बिल्कुल कभी नहीं चलता। अनाज मंडी के ऊपर जो गेट पास चलता है, वहाँ अनाज मंडी में किसान का माल आढ़ती खरीदता है, उसकी पेमेंट सरकार करती है और सरकार आढ़ती को अपना कमीशन देती है। नितिन जांगू और आढ़तियों ने कहा कि सब्जी मंडी के आढ़ती सरकार की मौजूदा प्रणाली के खिलाफ है। ये भी कहा गया कि सरकार की ओर से लाइसेंस देने के दौरान पूरे 1 साल की टैक्स फीस लेने की बात कही गई थी, लेकिन अब आढ़तियों से बार-बार टैक्स और सब्जी मंडी में सब्जी लेकर आने पर गेट पास काटे जा रहे हैं। इसी का आढ़ती विरोध कर रहे हैं। तो आढ़तियों की मांगे हैं और देखना यह होगा कि प्रशासन की ओर से आढ़तियों की इन मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आढ़तियों की ओर से चेतावनी दी गई है कि अभी तो उनकी ओर से सिर्फ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। दहेज ऐसी कुप्रथा है जिसे ना तो बढ़ावा देना चाहिए और ना ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दहेज देना मतलब दहेज को बढ़ावा देना है। नूंह जिले से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। नूंह के देवला नगली गांव में एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। दहेज लोभियों ने कम दहेज मिलने की वजह से बहू को फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये गंभीर आरोप ससुराल पक्ष पर लगे हैं। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच अब जारी है। तब साहब इनका आज सुबह फोन गया लगभग 9 बजे, तो तुम्हारी बच्ची गलत फांसी लेकर मर गई है। तो साहब हम वहाँ से चले, यहाँ लमसम हम 12 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ देवड़ा आए। आके हमने कंडीशन देखी तो इन्होंने बताया कि बच्ची के पैर नीचे टिके हुए थे, मुड़े हुए थे। जानकारी ये भी है कि ससुराल पक्ष शादी के बाद से ही दहेज के लिए पीड़िता को लगातार तंग कर रहा था।
इतने में पीड़िता के परिजनों को खबर मिली कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं परिजनों के बयान के आधार पर ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। आरोपों में कितनी सच्चाई है, पुलिस इस सवाल का जवाब भी जांच के जरिए ही तलाशेगी।